मेंटल हेल्थ एक्ट, जो कि 1987 में लागू हुआ। बाद में इसमें जो जरूरी परिवर्तन थे वो किए गए और इसे फिर से रीशेड्यूल किया गया, या 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट MHA की जगह रिप्लेस कर दिया गया और दोबारा इसका नाम पड़ा मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि बहुत सारी खामियां थी तो सही करना जरूरी था। यह मानसिक रूप से जो प्रताड़ित मरीज होते थे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए किया गया। जिसमें से एक अधिकार ये था कि यदि आप किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले पेशेंट्स को ECT दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के अंतर्गत आप उसे शामिल कर रहे हैं, तो ECT अप्लाई करने के बाद मरीज को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जिसमें इस एक्ट के तहत ये अनिवार्य किया गया कि किसी भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज वाले मरीज को या मेंटल इलनेस वाले मरीज को आप कहें तो आप बिना मसल रिलैक्सेंट्स दिए हुए उसकी ECT नहीं कर सकते हैं, कोई डॉक्टर्स, कोई प्रोफेशनल्स। और यदि करते हैं तो उन्हें इसकी जगह पर 10,000 रुपए जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान था। और फिर इसके लिए मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाने लगे। उन मसल रिलैक्सेंट्स में एक रिलैक्सेंट्स का नाम है, जिसे उस रिलैक्सेंट को आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। दवा का नाम नहीं है। ऐसे रिलैक्सेंट्स जो दिए जाते हैं ECT के पहले मेंटल पेशेंट को, जिससे उन्हें ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उन्हें हम NMBA न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। जिसमें से एक है सक्सिनाइल कोलाइन। सक्सिनाइल कोलाइन 0.5 mg की डोज में दिया जाता है और यह देने के बाद ही ECT को अप्लाई किया जाता है। लेकिन नर्स और प्रोफेशनल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस NMBA यानी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट को देने के बाद मसल्स पैरालिसिस की समस्या भी खड़ी होने लगती है कुछ पेशेंट्स में, उनकी अवस्था और सिचुएशन के हिसाब से, जिससे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज बढ़ सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है ECT के समय ही। अतः उनको फुल ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए और पूरा क्योर करते रहना चाहिए कि उनकी समस्या ना होने पाए। दैट्स ऑल।